Assalamu alaikum. This is Fahid and today we are going to study third edition of New Oxford Modern English Book 6. इसमें सबसे पहली पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं और पहली पोएम का नाम है मदर टू सन। इस पोएम में आपको दिखाई देगा कि माँ अपने बेटे से बात करती है और अपने बेटे को बहुत सारी नसीहतें करती है और अपनी ज़िंदगी से सीखे हुए सबक को अपने बेटे को भी सिखाने की कोशिश कर रही होती है। इस पोएम में सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे वर्ड्स टू नो की तरफ। वर्ड्स टू नो में हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे जो हमें जानना ज़रूरी है। ऐसे वर्ड्स जो हमारे लिए हो सकता है कि न्यू हों और इन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है अक्लाइम्बिन। अक्लाइम्बिन मीन्स क्लाइंबिंग यानी क्लाइंब करना। उसके बाद सेकंड वर्ड है एंट। एंट मीन्स इनफॉर्मल हैज़ नॉट। एंट का वर्ड इनफॉर्मली हैज़ नॉट के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नोट, ये एम नोट की शॉर्ट फॉर्म भी है। उसके बाद क्रिस्टल, अ हाई क्वालिटी क्लियर कलरलेस ग्लास। क्रिस्टल मीन्स एक अच्छी क्वालिटी का साफ़ सुथरा बेरंग शीशा। उसके बाद हनी, हनी हम कहते हैं प्यारे को। हेयर अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, डियर, स्वीटी, डार्लिंग, तो प्यारे को कहा जाता है। आइज, अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव, यानी एक नॉन स्टैंडर्ड तरीका है आई हैव कहने का। इसके अलावा ही इज़, जिसका मतलब है ही हैज़, और आई इज़ इन द सेकेंड इंस्टेंस इन द पोएम, इस पोएम के दूसरे हिस्से में दिस स्टैंड्स फॉर आई एम, ये आई एम की जगह रुकता है, आई एम की जगह रखता है। यानी दूसरे हिस्से में जो हम आइज़ का वर्ड देखेंगे उसका मतलब होगा आई एम। उसके बाद काइंडर, काइंडर का मतलब है काइंड ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट है लैंडिंग्स। लैंडिंग्स का मतलब है मंजिलें, यानी यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लैंडिंग्स द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स वेयर अ स्टेयर वे टेक्स अ टर्न, यानी एक फ्लैट एरिया बिल्कुल हमवार जगह विदाउट स्टेप्स बग़ैर सीढ़ियों के, वेयर अ स्टेयर वे टेक्स अ टर्न, जहाँ पर स्टेयर वे सीढ़ियों का रास्ता घूमता हो। यानी पहली मंजिल दूसरी मंजिल उनको लैंडिंग्स कहा जा रहा होता है, लैंडिंग्स फ्लोर्स को, तो मंजिलों को हम कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट है सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब है सिट डाउन बैठ जाना, स्टॉप रुक जाना, या फिर रेस्ट आराम करना। उसके बाद स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स कहा जाता है लकड़ी से अलग हुए हुए छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको स्प्लिंटर्स कहा जाता है जो चुभते हैं। उसके बाद टैक्स, टैक्स कहा जाता है छोटी छोटी कीलों को। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम की तरफ, पोएम को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पोएम में लिखा हुआ है वेल सन आई विल टेल यू, तो बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ। लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी मेरे लिए कोई आरामदेह जगह बहुत खूबसूरत जगह नहीं रही। ये एक हम मुहावरे के तौर पर यूज़ हुआ जिसका यही मतलब है कि ज़िंदगी मेरे लिए इतनी आसान नहीं रही। इट्स हैड टैक्स इन इट, इसमें कीलें थीं, एंड स्प्लिंटर्स, और लकड़ी के छोटे छोटे चुभने वाले टुकड़े थे, एंड बोर्ड्स टोर्न अप, और बोर्ड्स टूटे हुए फटे हुए बोर्ड्स थे, एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर, और ऐसी जगह थीं जहाँ पर फर्श पर कोई कारपेट नहीं बिछा हुआ था, बेयर बिल्कुल अरियां जगह थी। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर वक्त, आई हैज़ बीन क्लाइंबिंग ऑन, मैं हर वक्त आगे बढ़ती रही, चढ़ती रही, मंजिलें पार करती रही, एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और मंजिलों पर पहुंचती रही, एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स पर जो टर्निंग्स होती हैं, मुड़े हुए कॉर्नर्स पर चलती रही, एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और बाज़ औक़ात अंधेरे में जाती थी, वेयर देयर एंड बी नो लाइट, वहाँ जहाँ बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं होती थी। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो लड़के तुम कभी भी पीछे मत मुड़ना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, तुम कभी भी स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर मत रुकना या मत ठहरना।
बिकॉज यू फाइंड्स इट्स काइंडर हार्ड, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि ये मुश्किल है. डोंट यू फॉल नाउ, लेकिन तुम अब मत गिरना. फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं अभी भी चल रही हूँ प्यारे. आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी भी चढ़ रही हूँ मंजिलों पर. एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए इतनी आसान नहीं रही. ये पोएम लिखी है लैंगस्टन ह्यूज़ ने. लैंगस्टन ह्यूज़ का तारुफ आपको करवाए देते हैं अबाउट द पोइट में, जहाँ लिखा हुआ है लैंगस्टन ह्यूज़ was an American novelist, playwright, and short story writer. Hugh also wrote columns for newspapers and is perhaps best known for his poetry, jazz poetry, which is all about rhythm and improvisation, and which employs the use of repetitive phrases just like jazz music. Through his uplifting poems, Hughes wished to show that his people, African Americans, were valuable and had much to offer the country. His poetry reflects the diversity of African Americans within the USA and emphasizes their pride and identity. In this poem, Hughes puts himself in the place of a mother speaking to her son with words of encouragement. The poem was written in 1922. तो यहाँ पर इतना लंबा तारुफ करवाया गया है इस पोइट का. तो इस पोइट के बारे में मैं आपको बताता चाहूँ कि ये पोइट अमेरिकन नॉवलिस्ट है, नॉवल निगार है, ये प्ले राइट, छोटे छोटे ड्रामे भी लिखता है, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, और ये बेहतरीन जाना जाता है अपनी बेस्ट जैज़ पोइट्री के तौर पर. जैज़ पोइट्री क्या होती है? ऐसी पोइट्री होती है जिसमें कोई एक फ्रेज़ या कोई एक लाइन ऐसी होती है जो बार बार उसमें रिपीट होती हो, बिल्कुल जैज़ म्यूज़िक की तरह. फिर आगे बताया जाता है कि ये अपने लोगों, क्योंकि ये खुद अफ्रीकन अमेरिका था, इसका ताल्लुक़ अफ्रीका से था और ये अमेरिका में आकर रह रहा था बेसिकली, और इसी वजह से ये अफ्रीकन अमेरिकन्स को सपोर्ट करता था और उनकी सुपीरियरिटी शो करने की कोशिश करता था. उनकी प्राइड की बातें इसकी पोइट्री में, इसके नॉवेल्स में हर जगह दिखाई देती थी. तो लास्ट में आकर ये बता रहा है कि इसने इस पोएम में एक माँ का किरदार अदा करते हुए, एक माँ बनकर मुखातिब होकर माँ की अज़मत ज़ाहिर करने की कोशिश की है. तो हमारी पोएम का इख्तिताम होता है. इस पोएम के इख्तिताम के बाद हम चलते हैं अपनी इस पोएम के होम टास्क की तरफ. आपको होम टास्क दे रहा हूँ, और होम टास्क क्या है? आपको अपने सामने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ABCDEFGH जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जी तक आपको दिखाई दे रहे हैं. इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है. ABCD तक, आपने D तक ऊपर के 4 क्वेश्चंस को पढ़ना है और इनको आंसर करने की कोशिश करनी है. क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं. पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ. पहला क्वेश्चन है, हु इज़ स्पीकिंग इन द पोएम एंड टू हुम आर द वर्ड्स एड्रेस्ड. यानी इस पोएम में कौन बात कर रहा है और ये वर्ड्स किस से कहे जा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद सेकंड है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद. यानी स्पीकर अपनी ज़िंदगी को किस चीज़ से कंपेयर करता है. उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर एनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर स्पीकर का सामना किस चीज़ से होता है, कौन सी मुश्किलात का सामना करता है. उसके बाद नेक्स्ट है, even though there have been obstacles in the way, what has the speaker done to continue her journey. इसके बावजूद के स्पीकर के रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलात थीं, बहुत सारी रुकावटें थीं, इसके बावजूद स्पीकर क्या करता है अपनी ज़िंदगी को, अपने सफ़र को जारी रखने के लिए. तो इन 4 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है. उसके बाद नेक्स्ट आपको होम टास्क भी है, और होम टास्क देने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी. वो चीज़ें क्या हैं? सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस को मैं यहाँ ऊपर आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे ही डिफ़ाइन कर देता हूँ कि सेंटेंसेस, सबसे पहले हम सोच की बात करते हैं. एक सोच को अगर आप स्पीच देना चाहें, अपने अल्फाज देना चाहें, आप एक स्पीच को बयान करना चाहें या लिखना चाहें, तो उसके लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत होती है, और वर्ड्स अकेले आपकी स्पीच को डिफ़ाइन नहीं कर सकते. ठीक है. आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, तो वर्ड्स अकेले
आपकी सोच को डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी सोच क्या है, तो उसके लिए हमें सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दर हकीकत सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आपकी सोच को मुकम्मल वर्ड्स देकर सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस 4 फॉर्म्स में मिलता है: स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस। स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट्स इन वो हिस्सा होता है, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको इंफॉर्मेशन फ्राहम की जा रही हो, यानी एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो, यानी किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की जा रही हो, उनको हम क्वेश्चंस कहते हैं। और क्वेश्चंस की पहचान क्या है? उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। उसके बाद है कमांड, हुक्म। कमांड क्या होता है? किसी को हुक्म देना, कुछ करने का कहना या कुछ ना करने का कहना। कुछ करने के लिए कहना भी कमांड है, और किसी काम को करने से मना किया जाए तब भी कमांड है, हुक्म है। इसकी पहचान क्या है? कि स्टार्ट में ही आपको वर्ब दिखाई देगा। उसके बाद एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन क्या है? एक्सक्लेमेशन में आपको कुछ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होगी, यानी आप किसी चीज़ को देखकर एक्साइटमेंट में आ जाएं, यानी एक्साइटमेंट की वजह से आप कुछ वर्ड्स बोलें, उन वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेशन कह देंगे। जैसे आपने किसी रोज़ को देखा, जो आपके सामने बुक में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपने रोज़ देखा और आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, यानी कितना खूबसूरत फूल है, कितना खूबसूरत रोज़ है, गुलाब है। तो ये भी एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरह यानी किसी चीज़ को देखकर खुशी या गम का इजहार करना एक्सक्लेमेशन में ही आ जाता है। तो आपका होम टास्क क्या है? आपको होम टास्क के तौर पर दे रहा हूँ कि पिक आउट द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। आपने स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को, कमांड्स को और एक्सक्लेमेशंस को नीचे दिए के सेंटेंसेस में से अलग अलग करना है। आपकी बुक पर भी मौजूद है, ABCDEFGH, H तक आपको ये मिल रहा है। तो इन तमाम को अपने अलग अलग करना है। स्टेटमेंट्स को आपने अलग लिख लेना है, और क्वेश्चंस को अलग लिख लेना है, कमांड्स को अलग लिखना है, और एक्सक्लेमेशंस को अलग लिख लेना है। यही आपका होम टास्क है। इसी होम टास्क को लेकर आप चलेंगे, और ये होम टास्क आप जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, और अपने होम टास्क को जल्द से जल्द स्कूल में सबमिट करवाएंगे, ताकि आपके मार्क्स, आपके नंबर्स आपको दे दिए जाएं। आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।